Yes. In the last session, a file is visible to you, friends? Yes, sir. Yeah. Yeah. In the last session, we discussed the appointment of auditor in case of the private sector company. We divided it in two parts: the appointment of the first auditor and appointment of the subsequent auditor. First auditor, we discussed the board has the power, and thereafter shareholders has the power. And subsequent auditor would be appointed in AGM, first AGM, sixth AGM, 11th AGM, 5 साल का टर्म मिलेगा in case of this subsequent auditor that we discuss. Yeah. Casual vacancy भी हमने देखा. बाद में now come to the appointment of auditor in case of government company. Government company. For example, it is ONGC, GSFC, IOCL. These are the government company. तो गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आपको भली भांति पता होना चाहिए, गवर्नमेंट का सेंट्रल ऑडिट डिपार्टमेंट है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. वो गवर्नमेंट का ही ऑडिट टीम है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की केयर करते हैं. या तो नाउ हु विल अपॉइंट? तो गवर्नमेंट कंपनी में भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर. First auditor will be appointed by CAG, Comptroller and Auditor General of India. जो गवर्नमेंट की ऑडिट ऑथोरिटी है वो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेगा GSFC, ONGC में विद इन 60 डेज में फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. या अगर 60 डेज में CAG फेल्स, CAG अपॉइंटमेंट नहीं करती तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ONGC का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 डेज. एंड 30 डेज में बोर्ड फेल्स तो अपॉइंट द ऑडिटर. बोर्ड अपॉइंट नहीं करता तो नेक्स्ट 60 डेज में शेयरहोल्डर्स विल अपॉइंट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी. तो यहाँ तीन पार्ट में डिवाइडेड है फर्स्ट ऑडिटर. क्या? फर्स्ट CAG विद इन 60 डेज. इफ CAG फेल्स तो बोर्ड विल अपॉइंट विद इन 30 डेज. इफ बोर्ड फेल्स देन शेयरहोल्डर्स विल अपॉइंट विद इन 60 डेज. तो 60, 30, 60. CAG, board and shareholders. Be clear. This is all about first auditor. First auditor का टेन्योर कितना रहेगा? Up to the completion of the first AGM. First AGM कंप्लीट होगी तब तक उसका टेन्योर रहेगा. Be clear. Now come to subsequent auditor. Subsequent auditor will be appointed by CAG. Only CAG के पास पावर है. तो एक बार कंपनी चालू हो गई, कंपनी रेगुलर हो गई, सिस्टमेटिक हो गई, बाद में एवरी ईयर जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा वो CAG अपॉइंट करेगी. कब तक करेगा? तो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी. यहां 5 साल का टर्म नहीं है, एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए. क्या समझ लो, फाइनेंशियल ईयर 21-22 अभी चल रहा है तो 21-22 के लिए कब तक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी? तो फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है वहां से विद इन 180 डेज में, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर, तो वहां से विद इन 180 डेज में 28 सितंबर, 28 सितंबर तक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो जाएगी. CAG विल मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर. तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, वहां से विद इन 180 डेज में ऑडिटर हैज टू बी अपॉइंटेड बाय द CAG फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. तो 21-22 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कब तक हो जाएगी? बाय 28 सितंबर 21 तक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो जाएगी. या वो 21-22 के लिए वो ऑडिटर रहेगा. जब उसका टेन्योर कब तक रहेगा? अप टू द कंप्लीशन ऑफ द नेक्स्ट AGM. नेक्स्ट AGM आएगी, वो अपना ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट कर देगा, बाद में उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा. बाद में 22-23 के लिए अगेन CAG विल अपॉइंट विद इन फर्स्ट 180 डेज में न्यू ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेगा, लाइक दैट, या तो रीअपॉइंट करेगा, लाइक दैट. या आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो यहां दोनों में याद रखो, फर्स्ट ऑडिटर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, and subsequent auditor only CAG can appoint within 180 days from the commencement of the financial year. Be clear. Yeah? चलो देख लेते हैं. जो ये रहा फर्स्ट ऑडिटर, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑडिटर. CAG के पास पावर है 60 डेज में पहले बाय CAG विद इन 60 डेज. CAG फेल्स तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज. दिस इज बोर्ड एंड विद इन 30 डेज फर्स्ट ऑडिटर की बात हो रही है. एंड बोर्ड फेल्स देन शेयरहोल्डर्स.
देन फर्स्ट ऑडिटर तो शेयरहोल्डर्स विल अपॉइंट, शेयरहोल्डर्स यानी कि मेंबर्स will appoint, members means shareholders will appoint within 60 days में, within 60 days, be clear. उसका टेन्योर कब तक रहेगा? अप टू द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट एजीएम, कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम, बी क्लियर. सब्सिक्वेंट ऑडिटर में मैंने पढ़ाया ओनली सीएजी कैन अपॉइंट, ये रहा सीएजी विद इन 180 डेज, सीएजी विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर. जो फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करनी है, वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, वहां से विद इन 180 डेज में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए. तो यू टेल मी, चलो फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो ईयर स्टार्ट होगा, वो पीरियड में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कब तक हो जानी चाहिए? सीएजी कब तक उसकी अपॉइंटमेंट कर देगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24? फाइनेंशियल ईयर 23-24 कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 23. कब खत्म होता है? 31 मार्च 24. या तो इसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कब तक हो जानी चाहिए? सीएजी कब तक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कर देगा? ऑडियंस, एनीवन? क्या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, यहां देखो, हाँ रजनीक सर 60 डेज. नहीं, फर्स्ट ऑडिटर की बात नहीं कर रहा हूं. फर्स्ट ऑडिटर बराबर है, वो आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर. व्हाट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑडिटर? जब कंपनी का बर्थ होता है, जो पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑडिटर. और वो फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए इस तरह से पार्टीशन है. क्या? पहले विद इन 60 डेज में सीएजी, अगर सीएजी अपॉइंट नहीं करती है तो विद इन 30 डेज में बोर्ड, अगर बोर्ड अपॉइंट नहीं करता तो विद इन 60 डेज में शेयरहोल्डर्स. ये फर्स्ट ऑडिटर की बात हो गई. पर बाद में एवरी ईयर, हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए दैट जो ऑडिटर अपॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट ऑडिटर. और सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कब तक होगी? क्या? फर्स्ट 30 सितंबर तक. वेरी नाइस, वेरी नाइस. विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल पे ईयर स्टार्ट हुआ, 31 मार्च पे ईयर खत्म होता. तो जो स्टार्ट हुआ वहां से काउंट करने का 180 डेज. तो 1 अप्रैल से 180 डेज काउंट करोगे तो 27 या तो 28 सितंबर आएगा. बस वहां तक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए. तो 23-24 के लिए 28 सितंबर 23 तक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए. सीएजी विल मेक द अपॉइंटमेंट. आई होप इट इज फुली क्लियर टू यू. एनी डाउट ऑडियंस? रजनी क्लियर? यस सर. या नेक्स्ट यहां देखो, तो दैट इज फाइन. जो यहां वो भी लिखा. एंड एक चीज यहां एक और मार्क करनी चाहिए. अब प्राइवेट सेक्टर मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, आज गवर्नमेंट कंपनी देख रहे हैं हम. वहां प्राइवेट कंपनी देखा था, यहां गवर्नमेंट कंपनी है. प्राइवेट कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होती थी, 1 टर्म ऑफ 5 ईयर. क्या? बी क्लियर. मगर गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए होती है. सब्सिक्वेंट ऑडिटर की मैं बात कर रहा हूं. दोनों केसेस में, प्राइवेट सेक्टर में एंड गवर्नमेंट कंपनी में, फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट तो ऑलवेज अप टू द फर्स्ट एजीएम ही होती है, अप टू फर्स्ट एजीएम ही होती है. बट मैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी में अपॉइंटमेंट विल बी डन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, बट गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंटमेंट विल बी डन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year. एवरी ईयर नेक्स्ट एजीएम में आपका टर्म खत्म हो जाएगा. बिग क्लियर, बिग क्लियर. क्या? और कैजुअल वैकेंसी कौन फिलअप करेगा? तो कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड अप by CAG within 30 days. What is called casual vacancy, friends? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था. कैजुअल वैकेंसी मीन्स ऑडिटर का रेगुलर टर्म खत्म होता है, उसकी पहले ऑडिटर का डेथ हो गया, ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो गया, लाइक दैट. अगर ऐसा कुछ हुआ तो गवर्नमेंट कंपनी में CAG विल अपॉइंट विद इन 30 days एंड CAG फेल्स तो बोर्ड विल अपॉइंट विद इन नेक्स्ट 30 days. बिग क्लियर? क्या? दो के पास पावर है. तो कैजुअल वैकेंसी में इस तरह से डिवाइड कर दो. क्या? 2 पार्ट, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट कंपनी. प्राइवेट सेक्टर के लिए 2 पार्ट, कैजुअल वैकेंसी बाय रेजिग्नेशन या अदर रीजन. अदर रीजन है तो बोर्ड विल अपॉइंट विद इन 30 days, रेजिग्नेशन है तो बोर्ड विल अपॉइंट विद इन 30 days, एंड
इन नेक्स्ट 3 months shareholders approval is required. This is all about private sector. मगर गवर्नमेंट कंपनी में 2 पार्ट नहीं है, एक ही पार्ट है. रेजिग्नेशन हो या तो अदर हो, सबके लिए एक ही रूल. क्या? CAG will appoint within 30 days. If the CAG fails, then board will appoint within next 30 days. I hope it is clear to you. तो याद रखो, प्राइवेट सेक्टर में 2 पार्ट है कैजुअल वैकेंसी में, बाय रेजिग्नेशन, अदर्स, अदर रीजन. एंड यहाँ एक ही पार्ट है, एनी रीजन. यहाँ CAG के पास पावर है विद इन 30 डेज में. CAG फेल्स तो बोर्ड विल अपॉइंट. एंड वहाँ प्राइवेट सेक्टर में मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया था. क्या? अगर नॉर्मल रेजिग्नेशन है, अदर देन रेजिग्नेशन, अदर देन रेजिग्नेशन, अगर कैजुअल वैकेंसी है, प्राइवेट सेक्टर में 2 पार्ट में पढ़ाया था. वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन, वैकेंसी ड्यू टू अदर रीजन. अदर रीजन मीन्स डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, लाइक दैट. तो ओनली बोर्ड कैन अपॉइंट विद इन 30 डेज. अगर रेजिग्नेशन से है तो बोर्ड की अपॉइंट करेगा एंड शेयरहोल्डर्स की अप्रूवल चाहिए विद इन 3 months. बिग क्लियर, बिग क्लियर. आई होप इट इज क्लियर. बाद में रोटेशन. कल मैंने आपको रोटेशन के बारे में कुछ पढ़ाया था. ऑडियंस, कुछ आप रिपीट कर सकते हो? या एनीबॉडी? रोटेशन के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था, आपको क्या याद है? या मैं एक बार रिपीट करूं मैं खुद? इन केस ऑफ द रोटेशन ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का रोटेशन मैंडेटरी है. मैंने आपको पढ़ाया था प्राइवेट सेक्टर कंपनी में. प्राइवेट सेक्टर कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर के में ही एप्लीकेबल है रोटेशन, याद रखो. इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर का तो टर्म फर्स्ट एजीएम तक ही है, तो वहां रोटेशन की जरूरत ही नहीं. बट इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, सब्सिक्वेंट ऑडिटर आप जो अपॉइंट कर रहे हो, मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया था. क्या 5 साल की टर्म मिलेगी? मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया था. अगर सीए की फर्म, ऑडिटर की फर्म प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, अगर सीए की फर्म प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो एक टर्म मिलेगी 5 साल की, बाद में 5 साल का ब्रेक यानी कि कूलिंग पीरियड. अगेन 5 साल आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है, अगेन 5 साल ब्रेक, तो 5 years की टर्म मिलेगी, बाद में 5 साल कूलिंग पीरियड. एंड पार्टनरशिप फर्म में, अगर ऑडिटर की फर्म पार्टनरशिप फर्म है तो 5-5 साल की 2 टर्म मिलेगी आपको अपॉइंटमेंट के लिए, एंड बाद में 5 साल कूलिंग पीरियड. अगेन 5-5 साल की 2 टर्म मिलेगी, 5 साल कूलिंग पीरियड. तो दोनों केसेस में याद रखो, कूलिंग पीरियड दोनों में 5-5 साल ही है. 5 साल का ही कूलिंग पीरियड है. कूलिंग पीरियड मींस ब्रेक पीरियड 5 साल ही है. बट अपॉइंटमेंट पीरियड प्रोप्राइटरशिप के लिए 5 साल है, पार्टनरशिप फर्म के लिए 5-5 साल की 2 टर्म. बिग क्लियर, बिग क्लियर. आई होप इट इज क्लियर. बट मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, रोटेशन में इट इज डिवाइडेड इन 2 parts. क्या? फॉर बिग कंपनी, स्मॉल कंपनी. स्मॉल कंपनी के लिए देयर इज नो रोटेशन प्रोविजन. तो आपकी नोटबुक में ऐसा चार्ट बना लो. क्या? रोटेशन ऑफ द ऑडिटर 2 part. बिग कंपनी, स्मॉल कंपनी. स्मॉल कंपनी नो रोटेशन प्रोविजन एप्लीकेबल. मतलब 5 साल की अपॉइंटमेंट होती है तो 5 years, 5 years, 5 years, 5 years, 5 years, 25 साल तक अतुल सर आपका ऑडिटर हो सकता है इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी, बिकॉज नो रोटेशन इज रिक्वायर्ड. ऑडिटर को रोटेट करने की जरूरत नहीं है. बिग क्लियर. बट बिग कंपनी के लिए 2 पार्ट में डिवाइड. अतुल सर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो 5 साल की टर्म मिलेगी, बाद में 5 साल ब्रेक, यानी कि नया ऑडिटर लाना पड़ेगा 5 साल के बाद. 5 साल के बाद अतुल सर आउट, मिस्टर बी आएगा. मिस्टर बी 5 साल रहेगा आउट, बाद में अतुल सर आएगा. अतुल सर आउट, मिस्टर बी आएगा, लाइक दैट. या बिग क्लियर. यानी कि 5 साल के बाद आपको ऑडिटर चेंज करना है. जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर था उसको 5 साल का कूलिंग पीरियड मिलेगा, ब्रेक मिलेगा. एंड पार्टनरशिप फर्म में 5-5 साल की 2 टर्म मिलेगी. अतुल सर की फर्म पार्टनरशिप फर्म है तो मुझे 2 टर्म मिलेगी, 10 साल तक मैं बड़ी कंपनी का ऑडिटर रह सकता हूं. एंड बाद में 5 साल का ब्रेक मिलेगा. अगेन 5-5 साल की 2 टर्म मिलेगी, अगेन 5 साल का ब्रेक. आई होप इट इज क्लियर टू यू. बट व्हाट इज अ बिग कंपनी, व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी? बिग कंपनी की डेफिनेशन ये है, यहां देखो 4 चीज आपके मटेरियल में देखो, एकदम नजदीक से. यहां से क्वेश्चन आ सकता है. एक तो लिस्टेड कंपनी, जो देखो लिस्टेड कंपनी फर्स्ट. अनलिस्टेड कंपनी मींस पब्लिक लिमिटेड कंपनी. क्या बोलते हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल 10 crore और मोर. जिसकी शेयर कैपिटल 10 crore से ज्यादा है, इट इज अ बिग कंपनी. एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपको पता है 2 कैटेगरी की कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड. तो पब्लिक लिमिटेड के लिए 10 crore पेड अप कैपिटल, प्राइवेट लिमिटेड के लिए 20 crore पेड अप कैपिटल. अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एंड 20 crore और मोर आपकी पेड अप कैपिटल है तो यू आर अ बिग कंपनी. एंड सभी कंपनी के लिए
प्राइवेट कंपनी के लिए एंड पब्लिक लिमिटेड, दोनों कंपनी के लिए। क्या पब्लिक डिपॉजिट अगर 50 करोड़ से ज्यादा लिया है मार्केट में से, पब्लिक डिपॉजिट आपने 50 करोड़ से ज्यादा लिया है तो आपको रोटेशन प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो प्रैक्टिकली 4 कैटेगरी की कंपनी बिग कंपनी मानी जाएगी। नंबर 1 ऑल लिस्टेड कंपनी, अगर आप NSE BSE में लिस्टेड हो आपको ऑडिटर रोटेट करना पड़ेगा, रोटेशन प्रोविजन आर एप्लीकेबल। अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी विथ पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, unlisted private limited company with paid up capital 20 crore or more, and public limited and private limited company with public deposit more than 50 crores। ये 4 कंपनी को रोटेशन प्रोविजन एप्लीकेबल है। 4 में से अगर कोई भी एक चीज को अगर आप क्रॉस कर गए आपको रोटेशन प्रोविजन एप्लीकेबल है। अगर 4 में से एक भी चीज को आपने क्रॉस नहीं किया तो समझ लो ABC लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड, इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी and having a paid up capital of 15 crore, 15 करोड़ की paid up capital है, तो whether rotation provision is applicable, तो आप MCQ आंसर क्या लिखोगे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 15 करोड़ paid up capital है, what would be your answer? No. No, very nice, very nice। क्यों? क्योंकि सर वेरी नाइस, क्योंकि 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है उसकी पेड अप कैपिटल, तो रोटेशन इज नॉट एप्लीकेबल। वेरी गुड। तो प्रैक्टिकली आपको इस तरह से सोचने का कि चारों 4 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया फुलफिल करके रोटेशन इज एप्लीकेबल, 4 में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, रोटेशन प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू यू। रोटेशन नॉट एप्लीकेबल टू योर कंपनी, तो आपकी कंपनी ऑडिटर को अपॉइंटमेंट 5-5 साल की अपॉइंटमेंट देते रहो, आपका ऑडिटर, आपकी कंपनी में ऑडिटर 25 साल तक रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 इयर्स तक रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज रोटेशन इज नॉट एप्लीकेबल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ लिखा मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर हैज बीन इंट्रोड्यूस बोथ एट इंडिविजुअल लेवल एंड फर्म लेवल। द जॉइंट ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड, तो उसको भी एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन क्या लिखा है, मैंने बढ़ा दिया, ये मैंने बढ़ा दिया। देखो अगर ऑडिटर इंडिविजुअल है तो 1 टर्म मिलेगी 5 साल की, अगर ऑडिट फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है तो 2 टर्म मिलेगी 5 साल की, एंड कूलिंग ऑफ पीरियड कितना होगा 5 साल का, एक दोनों के लिए। देखो इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल ऑडिटर है तो भी 5 साल का कूलिंग पीरियड है, ऑडिट फर्म है तो भी 5 साल का कूलिंग पीरियड है। कूलिंग पीरियड दोनों में 5-5 साल का ही है, मगर अपॉइंटमेंट टर्म कितना है, इंडिविजुअल फर्म में 5 साल, पार्टनरशिप फर्म ऑफ द ऑडिटर में 5-5 साल का 2 टर्म, यानी कि 10 साल। I hope it is clear to you. Audience, any doubt, any question so far? No, sir. Yeah. Very good. Now compulsory reappointment. This is a miscellaneous topic. तो भी एक देख लो क्या? Ordinarily and auditor appointed by whatsoever authority is to be compulsorily reappointed by passing a resolution at AGM. आपको भली बात ही पता होना चाहिए, AGM में जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंटमेंट होती है। We will have to pass the ordinary resolution at annual general meeting. What is called ordinary resolution? आपको पता है? Ordinary resolution mean AGM में जितने भी शेयरहोल्डर्स यहाँ आए हैं सभी शेयरहोल्डर्स वोटिंग करेंगे। अगर 51% मेजोरिटी बोलती यस अतुल सर हमारे ऑडिटर होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड ordinary resolution is passed. Ordinary resolution is passed by majority. Majority means more than 50%. More than 50% shareholders होल्डिंग इक्विटी शेयर्स, अगर वो लोग अगर ऐसा बोलते हैं then and then only auditor can be appointed. Be clear, because equity shareholders are the real owners of the company and owners को ही अधिकार होना चाहिए ऑडिटर अपॉइंट करने का। तो 51% ओनर जो बोलेंगे that would be the final decision. Yeah? However, the retiring auditor shall not be reappointed in the following cases. हेलो समझ लो, अतुल सर मेरी पार्टनरशिप फर्म है, समझ लो, तो मेरी एक टर्म खत्म हो गई 5 साल की, तो आई एम रिटायरिंग ऑडिटर, क्योंकि मैं अब रिटायर हो रहा हूँ ये कंपनी में से, मेरी टर्म खत्म हो रही है। रिटायरिंग ऑडिटर मीन्स आपकी टर्म खत्म हो रही है, 5 साल की मेरी टर्म खत्म हो रही है, तो मुझे दूसरी टर्म मिल सकती है ना 5 साल की, बिकॉज आई एम अ पार्टनरशिप फर्म, तो मुझे दूसरी टर्म मिल सकती है। वो केस में दूसरी टर्म मुझे कब नहीं मिलेगी, इवन दो आई एम एलिजिबल। 5 साल की पहली टर्म तो गुड, मेरी खत्म हो रही है,
तो एज अ पार्टनरशिप फॉर्म मुझे दूसरी टर्म मिलनी चाहिए। मुझे दूसरी टर्म कब नहीं मिलेगी? व्हेन आई एम नॉट एलिजिबल। तो यहाँ देखो ये 3-4 सिचुएशन है। नंबर 1, ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। अगर मैंने कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन को टच कर लिया तो आई वुड नॉट बी एलिजिबल। नंबर 2, if he has given the company notice in writing about his unwillingness to be reappointed, मतलब अगर मुझे मेरी अनविलिंगनेस मैंने शो किया, मुझे ऑडिटर नहीं रहना है सेकंड टर्म के लिए, मैंने कंपनी को राइटिंग में दे दिया कि डोंट अपॉइंट मी फॉर द सेकंड टर्म, मुझे आपकी कंपनी में ऑडिटर नहीं रहना है, मैंने सामने से बोला है, अनविलिंगनेस शो किया, तो मेरी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। नंबर 3, if a special resolution has been passed at the meeting that अपॉइंटिंग समबडी एल्स, मेरी जगह पर किसी और को अपॉइंट कर लिया तो ऑटोमेटिकली अब मैं अपॉइंट नहीं हो सकता हूं ना। प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट ही शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, या तो ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुका। हेलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैन बी पास बाय मेजॉरिटी, स्पेशल रेजोल्यूशन कैन बी पास बाय 75% मेजॉरिटी। 75% मेजॉरिटी, बिग क्लियर, बिग क्लियर। तो अगर 75% सर्वर ऐसा बोल रहा है अतुल सर तो नहीं चाहिए, तो लिखा ना ही शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, तो बाद में मेरी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। एंड थर्ड, इफ अ नोटिस हैज बीन गिवन फॉर एनी रेजोल्यूशन प्रपोजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ समबडी एल्स, किसी और को अपॉइंट करने का नोटिस भेज दिया ऑलरेडी सर्वर्स को, तो भी मेरी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। एंड फोर्थ, इफ ऑडिटर इज अनेबल टू कंप्लाई विद द सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट। सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट मीन, आपको मैंने कल पढ़ाया था, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट पर पार्टनर कितनी कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं? मैक्सिमम। मैं मैक्सिमम कितनी कंपनी का ऑडिट ले सकता हूं? व्हाट इज द लिमिट पर पार्टनर? पर पार्टनर इज 20, पर पार्टनर इज 20 लिमिट। अगर हम 3 पार्टनर है तो 60 इज द लिमिट। अगर हमारी लिमिट ऑलरेडी पैक है, फुल है, तो हम दूसरी टर्म नहीं ले सकते। बिग क्लियर, बिग क्लियर। या एक मिसलेनियस टॉपिक था, मगर आपको पता होना चाहिए। नीचे आ जाओ। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है। क्या? सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट। जो सीलिंग आई है आपको ये याद रखने का, पर पार्टनर 20। समझ लो, प्रोवाइडरशिप फर्म है तो उसको 20 की लिमिट मिलेगी, 20 कंपनी की बैलेंस शीट साइन कर सकता है, बड़ी कंपनी की। एंड पार्टनरशिप फर्म है तो पर पार्टनर 20 काउंट कर लो। अगर 4 पार्टनर है तो 80, 5 पार्टनर है तो 100 कंपनी साइन कर सकते हैं। बिग क्लियर। तो यहाँ लिखा प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, the auditor who has been appointed or reappointed under section 139 has to comply with the ceiling or number of audit। मुझे ये सीलिंग की बाउंड्री में काम करना है। ये सीलिंग क्यों रखा है? एनी लॉजिक बिहाइंड दैट? एनीबॉडी फ्रॉम द ऑडियंस? ये क्यों ऑडिटर की सीलिंग रखा है 20? एनीबॉडी? सर 20 से ज्यादा होगा तो वो प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाएगा। वेरी गुड। क्वालिटी, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशन। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर की क्वालिटी मार्केट में काफी पॉपुलर है, तो टू मेंटेन द क्वालिटी बस 20 का काम करने का। 20 से ज्यादा लोगों ना ऑडिट तो एक बंदा नहीं पहुंच पाएगा, तो क्वालिटी डिस्टर्ब होगी। नॉट ओनली दैट, नंबर 2, आज इंडिया में समझ लो मोर देन 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 10-15 बड़े चार्टर्ड अकाउंट की फर्म है उसके पास ही सभी कंपनी आ रही है, बाकी जो सीए है उसके पास नहीं आ रही है। तो जो बड़ी फर्म आ रही है उसके पास 1-1 हज़ार कंपनी है और छोटी फर्म के पास कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए। दैट इज ऑल्सो रीजन। बस आपका 20 हो गया, बस इनफ, अब दूसरे के पास जाने दो, लाइक दैट। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प द एंटायर प्रोफेशन। जो यहाँ लिखा है ऑब्जेक्टिव, क्या लिखा? ऑब्जेक्टिव ऑफ सच सीलिंग इज टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑडिट इन फ्यू हैंड्स। ऐसा ना हो कि कुछ फर्म के हाथ में ही सब कुछ ऑडिट आ जाए। क्या? नेक्स्ट, हाउ इज द कॉम्प्लायंस एंश्योर? उसका कॉम्प्लायंस कैसे पता चलेगा? अतुल सर के पास 20 से ज्यादा नहीं है, तो मुझे मेरी अपॉइंटमेंट होती है ना, उसके पहले मुझे एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मेरे पास अगर मेरी अपॉइंटमेंट आपकी कंपनी में होगी तो भी ये 20 की बाउंड्री में ही है, ऐसा मुझे सर्टिफाई करके देना पड़ेगा लीगली। बिफोर सच अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट, अ सर्टिफिकेट, जो लिखा ना, अ सर्टिफिकेट इन राइटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द ऑडिटर विथ रिगार्ड टू द सीलिंग। तो ऑडिटर एक सर्टिफिकेट देगा सामने से कंपनी को, क्या?
कि अगर मेरी एक आपकी कंपनी में अपॉइंटमेंट होगी तो भी हम 20 की बाउंड्री में ही है। Ceiling in case of individual, what is the ceiling? 20. Ceiling in case of partnership firm, 20 companies per partner। अगर आपके पास 2 पार्टनर है तो लिमिट वुड बी 40। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, संभाल के चले, बी क्लियर। रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर की फी कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर की फी प्राइवेट सेक्टर में एकदम इजी है। अगर बोर्ड ने अपॉइंट किया है तो बोर्ड विल डिसाइड, शेयरहोल्डर्स ने अपॉइंट किया तो शेयरहोल्डर्स विल डिसाइड। नॉर्मली फर्स्ट ऑडिटर या बोर्ड अपॉइंट करता है तो बोर्ड विल डिसाइड, एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स एजीएम में शेयरहोल्डर अपॉइंट करता है तो शेयरहोल्डर्स विल डिसाइड। यही लिखा देखो, फर्स्ट ऑडिटर में बोर्ड, सब्सिक्वेंट ऑडिटर में शेयरहोल्डर। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है दे विल फाइनलाइज द ऑडिट फीस एज वेल। बी क्लियर क्या? एंड यहाँ गवर्नमेंट कंपनी में ऑलवेज शेयरहोल्डर्स विल डिसाइड। तो यहाँ लिखा ना, इन केस ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय सीएजी फॉर गवर्नमेंट कंपनी, किस तरह? शेयरहोल्डर्स विल डिसाइड, शेयरहोल्डर्स इन जनरल मीटिंग, शेयरहोल्डर्स विल डिसाइड। बी क्लियर। गुड। ऑडिटर की फी में क्या क्या आता है? तो ऑडिटर की फीस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस मीन्स, यहाँ से समझ लो मैंने बॉम्बे का ऑडिट लिया, मेरा क्लाइंट बॉम्बे में है, तो यहाँ से ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरा और मेरे स्टाफ का, खाने पीने का एक्सपेंस, वहाँ रहने का एक्सपेंस, वो भी कंपनी बेयर करेगी। तो फीस प्लस एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ एनी अदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू ऑडिटर। तो नॉर्मली मैं ऐसा मानता हूँ, माई फीस प्लस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस इज इक्वल टू माई टोटल फीस। बी क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए जा रहे हैं, इट इज द रिमूवल ऑफ द ऑडिटर, रिमूवल ऑफ द ऑडिटर एंड रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर। यू टेल मी, ऑडिटर को रिमूव कौन कर सकता है? कंपनी। इट इज अ वेपन ऑफ द कंपनी। ये हथियार है, कंपनी के पास हथियार है। ऑडिटर को कभी भी निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर ऑडिटर अच्छा काम नहीं कर रहा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ऑडिटर रेगुलरली विजिट नहीं कर रहा कंपनी की, ऑडिटर का परफॉर्मेंस बराबर नहीं है, ऑडिटर फ्रॉड में इन्वॉल्व है, लाइक दैट, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा कंपनी में, तो ऑडिटर को कंपनी रिमूव कर सकती है कभी भी। तो इट इज अ वेपन ऑफ द कंपनी। कंपनी कैन रिमूव द ऑडिटर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड रेजिग्नेशन, नेक्स्ट टॉपिक आएगा रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन इज अ वेपन ऑफ द ऑडिटर। मीन्स ऑडिटर सामने से रिजाइन कर सकता है, वो ऑडिटर का वेपन है। अगर ऑडिटर को कोई प्रेशर आए, कंपनी में कोई घोटाला हो रहा है, बैलेंस शीट में कोई घोटाला है और ऑडिटर को प्रेशर किया जा रहा है कि आप बैलेंस शीट साइन करो, तो ऑडिटर कभी भी रिजाइन करके कंपनी में से बाहर निकल सकता है। तो दोनों साइड एक एक वेपन दिया है। रिमूवल इज अ वेपन ऑफ द कंपनी, कभी भी कंपनी ये हथियार यूज कर सकती है। एंड रेजिग्नेशन इज अ वेपन ऑफ द ऑडिटर, ये कभी भी ऑडिटर ये वेपन यूज कर सकता है। क्या देखो, रिमूवल ऑफ द ऑडिटर फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। पहले तो मुझे बताओ, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन व्हेन इट विल कम इनटू पिक्चर? बिफोर एक्सपायरी ऑफ योर टर्म। मतलब आपकी टर्म समझ लो 5 साल है, 5 साल के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया मुझे, 5 साल के पहले अब अतुल सर को आपको निकाल देना है, समझ लो 2 साल के बाद निकाल देना है, तो दैट इज कॉल्ड रिमूवल। 5 साल के बाद जब मेरी टर्म खत्म हो रही है, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। क्या बोलते हैं? रिटायरिंग ऑडिटर। एंड इन बिटवीन अगर आप निकालते हो, दैट इज कॉल्ड रिमूवल। बी क्लियर। बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, दैट इज कॉल्ड रिमूवल। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? The purpose of this section is to make the removal of an independent and conscious auditor difficult. ऑडिटर की रिमूवल डिफिकल्ट है थोड़ा। क्या? इसमें 3 चीज चाहिए प्रैक्टिकली। आई रिपीट, नंबर 1, पहले बोर्ड का रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फर्स्ट बोर्ड विल पास द रिजोल्यूशन बाय मेजोरिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेजोरिटी डायरेक्टर बोलते हैं कि ऑडिटर को निकालना है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2, आपको गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल चाहिए। गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल चाहिए, मीनिंग दैट गवर्नमेंट की अप्रूवल के लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कन्विंस होती है कि ऑडिटर का परफॉर्मेंस बराबर नहीं है, ऑडिटर फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो ही ऑडिटर गवर्नमेंट परमिशन देगी। तो गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। एंड थर्ड, हमारे शेयरहोल्डर्स की मीटिंग बुलाओ, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा।
स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स 75% शेयरहोल्डर्स, 75% शेयरहोल्डर्स अगर ये बोल रहे हैं कि ऑडिटर को निकलना तो ही ऑडिटर निकल सकता है। तो 3 स्टेप चाहिए, all 3 steps needs to be complied with. What is the first step? बोर्ड अप्रूवल, बोर्ड में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय मेजोरिटी, गवर्नमेंट अप्रूवल, एंड थर्ड शेयरहोल्डर्स अप्रूवल विथ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये 3 स्टेप की प्रोसीजर है। 3 स्टेप टफ है। बोर्ड का रिजोल्यूशन पास हो सकता है मगर गवर्नमेंट की परमिशन लेनी डिफिकल्ट है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ऑडिटर फ्रॉड में इन्वॉल्व है। ऐसा तो नॉर्मली नहीं होता, तो ऑडिटर को निकालना डिफिकल्ट है। शेयरहोल्डर्स में 75% शेयरहोल्डर बोलते हैं तो ऑडिटर को निकालना है तो ही ऑडिटर निकल सकते हैं। 75% की अप्रूवल लेनी डिफिकल्ट है, तो नॉर्मली ऑडिटर की रिमूवल डिफिकल्ट है। बिग क्लियर, बिग क्लियर। देखो क्या लिखा है, देखो जो यहाँ लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन, इसमें लिखा द 2013 Act requires that removal of auditor before expiry of his term shall require special resolution. Special resolution means shareholders की अप्रूवल चाहिए and previous approval of the central government, गवर्नमेंट की अप्रूवल भी चाहिए। बिग क्लियर। अभी आएगा देखो ना, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ऑडिटर जा रहा है तो ऑडिटर को अगर कुछ भी बोलना है तो ऑडिटर को एक बोलने का मौका दिया जाएगा शेयरहोल्डर्स के सामने, गवर्नमेंट के सामने। हाँ जो यहाँ लिखा है, तीन स्टेप देख लो। फर्स्ट स्टेप, एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू बी मेड विद इन 30 days ऑफ पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन। द कंपनी शैल पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग विद इन 60 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये यहाँ स्टेप में क्या पता चला आपको? पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, बाद में 30 days में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन कर दो, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आ जाए, बाद में 60 days में शेयरहोल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा दो। 3 स्टेप है देखो, बोर्ड रेजोल्यूशन पहले, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल एंड बाद में शेयरहोल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन। याद रखना खास तरह से, परफेक्ट। क्या पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लो, बोर्ड ने पास कर दिया, कितने दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करना है? विद इन 30 days में फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आ गई, बाद में कितने दिन में शेयरहोल्डर्स का मीटिंग बुलाना है, शेयरहोल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है? विद इन 60 days में फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। बिग क्लियर, बिग क्लियर। क्या? तो 3 स्टेप की प्रोसीजर है रिमूवल के लिए, बोर्ड अप्रूवल, गवर्नमेंट अप्रूवल एंड शेयरहोल्डर्स अप्रूवल विद स्पेशल रेजोल्यूशन। नीचे आ जाओ। द नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिग्नेशन। ऑडिटर का रेजिग्नेशन, इट इज अ वेपन ऑफ द ऑडिटर। मैंने भी काफी कंपनी में से रिजाइन किया, समझ लो। मैं रेजिग्नेशन काफी रीजन से दे सकता हूं, समझ लो। मेरा पर्सनल कोई रीजन है, उसकी रीजन से मैं कंपनी में छोड़ देना चाहता हूं, या तो मेरे पास काफी वर्कलोड बढ़ गया तो भी मैं कंपनी छोड़ देना चाहता हूं, या तो मुझे लगता है कंपनी फ्रॉडुलेंट है तो भी मैं कंपनी छोड़ सकता हूं, या तो डायरेक्टर कोई फ्रॉडुलेंट बैलेंस शीट मेरे पास साइन करवाना चाहते हैं तो भी मैं कंपनी छोड़ सकता हूं। मैं कभी भी रेजिग्नेशन लेटर साइन करके कंपनी को दे सकता हूं। क्या आप रेजिग्नेशन कंपनी को दे, या आपको विद इन 30 days में आपको आरओसी में भी अपलोड करना है। आरओसी मीन्स गवर्नमेंट को भी इंटीमेट करना है विद इन 30 days में। रेजिग्नेशन विथ रीजन, क्यों आपने रिजाइन किया, विथ रीजन आपको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है। बिग क्लियर। तो आपको किस किस को इंटीमेट करना है? कंपनी को, आरओसी को, विद इन 30 days। गवर्नमेंट कंपनी में, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर हो, वहां से आपको रिजाइन करना है तो कंपनी को, आरओसी को एंड सीएजी को आपको इंटीमेट करना है। अगर आपने इंटीमेट नहीं किया, आप फेल हुए, उसको इंटीमेट करने में विद इन 30 days में यू हैव नॉट इंटीमेटेड, तो मिनिमम पेनल्टी इज 50,000 टू द ऑडिटर एंड मैक्सिमम पेनल्टी इज 5 lakh टू द ऑडिटर। तो जब भी एज एन ऑडिटर मैं रिजाइन करता हूं ना, मैं खास केयर करता हूं, 10 दिन में ही सबको इंटीमेट कर देता हूं। कंपनी को तो नोटिस भेज दिया, अब आरओसी को भी मैं इंटीमेट कर दूंगा, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी को भी इंटीमेट कर दूंगा विद इन 30 days, तो मुझे पेनल्टी नहीं लगेगी। अदरवाइज अगर डिफॉल्ट हुआ तो मिनिमम पेनल्टी इज 50,000, मैक्सिमम पेनल्टी इज 5 lakh। देख लो व्हाट इज गिवन देयर, यहाँ देख लो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टू बी फिल्ड अप, आपको टू बी फाइल, यानी कि आपका रेजिग्नेशन लेटर में आपको उसका रीजन भी लिखना चाहिए। द ऑडिटर हु हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द कंपनी शैल फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। 30 दिन में आपको फाइल करना है विद इन 30 days द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। क्या
a statement in the prescribed form with the company and the ROC 30 दिन में दोनों में वो फॉर्म आपको फॉरवर्ड कर देना है, सबमिट करना है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में आपको CAG को भी ये स्टेटमेंट फाइल करना है, CAG को भी ये स्टेटमेंट फाइल करना है। अगर आप फेल हुए तो आपने समझ लो कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, बाद में आपने गवर्नमेंट को ROC को इंटीमेट नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगी। मिनिमम पेनल्टी वुड बी 50,000, मैक्सिमम पेनल्टी वुड बी 5 लाख। बिग क्लियर। अगर आपने बराबर इंटीमेट कर दिया विदिन 30 डेज में तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। बिग क्लियर, बिग क्लियर। आई होप रेजिग्नेशन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। या तो यहाँ रेजिग्नेशन में आपको 2 क्वेश्चन मिल सकता है। एक तो कितने पीरियड में आपको इंटीमेट करना है ROC को विदिन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। एंड सेकंड पेनल्टी, मिनिमम पेनल्टी इज 50,000, मैक्सिमम इज 5 लाख। अगर आपने इंटीमेट नहीं किया तो किसको पेनल्टी लगेगी? ऑडिटर को। बिग क्लियर, बिग क्लियर। तो यहाँ 2 पार्ट है। रिमूवल के केस में इट इज अ वेपन ऑफ द ऑडिटर, सॉरी इट इज अ वेपन ऑफ द कंपनी, एंड रेजिग्नेशन इज अ वेपन ऑफ द ऑडिटर। यहाँ कंपनी आपको कभी भी निकाल सकती है, यहाँ ऑडिटर सामने से आपको छोड़ सकते हैं। यहाँ कंपनी छोड़ सकती है आपको, यहाँ ऑडिटर आपको छोड़ सकते हैं। रिमूवल डिफिकल्ट है, 3 स्टेप है, बोर्ड अप्रूवल, गवर्नमेंट अप्रूवल एंड शेयरहोल्डर स्पेशल रिजोल्यूशन। एंड रेजिग्नेशन इजी है, ऑडिटर कभी भी रिजाइन करके बाहर निकल सकता है, बट यू विल हैव टू इंटीमेट टू द बोर्ड, टू द कंपनी एंड टू द ROC। एंड गवर्नमेंट कंपनी में कंपनी, ROC एंड CAG तीनों दिन को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। या तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेजिग्नेशन। कल के सेशन में अब हम आगे देखेंगे। कल हम ऑडिटर्स के पावर्स एंड राइट्स एंड ड्यूटीज वो हम डिस्कस करेंगे। या कल के सेशन में आई थिंक ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ड्यूटीज एंड पावर्स ऑडिटर्स का कल के सेशन में पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट विल डिस्कस टुमारो। आज के सेशन में अगर आपको किसी को भी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर डाउट। प्लीज सेशन इज ओपन फॉर यू। प्लीज प्लीज any doubt, any question, audience? No, sir. No, sir.